माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमार। आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है नातेदारी यानी किंगशिप। ठीक है, अंग्रेजी में इसको किंगशिप कहा जाता है। ये उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम अंतर्गत है। इसमें मैं बताऊंगी कि नातेदारी किसे कहेंगे, नातेदारी व्यवस्था क्या और कहेंगे किसे। देखिए, आरंभ से मानव शास्त्र के आरंभ से ही क्या हुआ कि लोगों में यह जानकारी पैदा हो गई कि मानव शास्त्र के यहाँ क्या कहा गया, मानव शास्त्र के अध्ययन, यहाँ क्या कहा गया है, नातेदारी के द्वारा क्या कहते हैं, मानव शास्त्र के अध्ययन के विवाह नातेदारी का विषय एक लंबे समय तक छाया रहा। क्या है, मानव शास्त्र जो अध्ययन करते, मानव शास्त्र का अध्ययन जो करता थे, जो अध्ययन करते थे, वो जो ये नातेदारी व्यवस्था है बहुत लंबे समय तक छाया रहा, यानी चर्चा का विषय रहा और उस पर लोग शोध करते रहे। मानव शास्त्र क्या शोध करते, क्या कहा गया, शोध करते रहेंगे। आरंभ से इस विषय का अध्ययन वकील, इसमें क्या होता है, आरंभ से पहले क्या होता था कि लोग जब मर जाते थे तो किसी वकील या विधि जानकार के पास जाते, क्यों कि भाई इसको देखिए ना, इसका तो कोई नातेदारी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, तो इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। तो ये जो लोग होते थे वो जाते थे किसी विधि व्यवस्था जो जानकार होते थे उनके पास या वकील के पास कि भाई इसका कोई उपाय ढूंढिए कि इसकी ना कोई रिलेटिव है ना रक्त कोई संबंध है, तो इनका दाह संस्कार कैसे हो। तो पहले क्या थी, इस सब के लिए कहाँ पर जाते थे, वकीलों के पास जाते थे, विधि व्यवस्था के जो जानकार होते हैं थे उसके पास। यानी अब असंपत्ति हुआ, ये मानव शास्त्र के आरंभ से पहले की बात हो रहा है। आरंभ में क्या होता था, अब संपत्ति के बारे में मान लीजिए संपत्ति किसी के पास, अब संपत्ति का बंटवारा को कैसे हो कि कोई रिश्तेदार है नहीं, कोई जानकार, तो क्या करते थे, तो क्या होता, विधि व्यवस्था के अंतर्गत लोग जो होते थे उनके पास जाते थे और इसका उपाय ढूंढते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, विषय का अध्ययन वकील, जज तथा विधि प्रक्रिया से जुड़े लोग, क्या बोला है, या जज या वकील या विधि व्यवस्था से जो लोग जुड़े होते थे उनके पास जाते थे इन समस्याओं का समाधान के लिए। ठीक है, गया था। परंतु मानव शास्त्र के विकास के साथ ही क्या हुआ, जब मानव शास्त्र का विकास हुआ, लोगों ने लोग जो होते हैं जो मानव शास्त्र के जो बारे में चर्चा करने लगे, जानकारी इकट्ठा करने लगे, उनका अध्ययन करने लगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस व्यवस्था को अलग से सोचना होगा, उसके बाद में ध्यान देना होगा। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आरंभ किया गया मैक्समिलियन, हेनरी, लुइस मॉर्गन, रेडफील्ड ब्राउन और इरावर्ती कुर्बे। ये सब जितने भी समाजशास्त्री यानी समाजशास्त्र के 3/3 जो समाजशास्त्री थे, ये नातेदारी के बारे में व्याख्या करने लगे, उनके बारे में जानकारी करने लगे, अध्ययन करने लगे और उसके बारे में परिभाषित और बताने लगे भाई नातेदारी होता क्या है। ठीक है, मानव शास्त्री जो थे वो नातेदारी को में विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, अंग्रेजी भाषा यानी अंग्रेजी भाषा के किंगशिप शब्द यानी अंग्रेजी के भाषा जो है किंगशिप शब्द से हिंदी रूपांतर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संगोत्री या बंधुत्व या नातेदारी सृजन की गई। अब क्या अंग्रेजी में तो इसको किंगशिप होता है, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहता है, संगोत्री या बंधु या नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, नातेदारी कैसे होता है, ये यौन संबंध से विवाह उत्पन्न हुआ, अविवाह से परिवार और परिवार से क्या हुआ, नातेदारी व्यवस्था बनी। ये प्रक्रिया चलती आ रही है। ठीक है, तब आधारभूत तथ्य है यह विवाह परिवार में नातेदारी को जन्म देता है। यही व्यवस्था जो होता है नातेदारी को जन्म देता है। यौन इच्छाएं आपको विवाह देता है और विवाह परिवार का, और परिवार क्या होता है, नातेदारी को होता है। यही क्या है, नातेदारी व्यवस्था को जन्म देता है। ठीक है, सृष्टि के आरंभ से क्या कहा गया, सृष्टि के आरंभ से जिन बातों को व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधते, क्या था, सृष्टि के आरंभ से जिन बातों से व्यक्ति को एक सूत्र में बांधते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनमें आर्थिक हित यानी उसकी जो उस समूह की जो आर्थिक हित होती है और समान सुरक्षा यानी उस समूह की समान सुरक्षा, सभी को सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यानी समान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करता। कहता है अपने व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस, किसके, समान भाषा, जाति, धर्म, जो लोग जो रहते रहते हैं एक साथ, जो कहते समान धर्म के लोग रहेंगे, समान जाति के लोग रहेंगे, या एक राष्ट्र होता है, क्या उनमें क्या होता है, अपना तत्व की भावना ज्यादा होती, क्या है, आर्थिक सुरक्षा की महसूस, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, लेकिन
इनमें भी अधिक, लेकिन इनमें भी अधिक लोग नातेदारी में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सब तो ठीक है भाई, हम एक समान राज्य में रहते हैं, समान राज्य में है, समान हमारी जाति, हमारी बोली एक समान है, हम एक ही राष्ट्र में रहते हैं, ये आदमी लोग सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जितना सुरक्षित वो नातेदारी व्यवस्था में अपने आप को करता है, अपने रक्त संबंध में करता है, उतना कहीं भी नहीं करता। अब कुछ परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी जिसके अंतर्गत आपको नातेदारी की परिभाषा के बारे में सही से जानकारी प्राप्त होगी और उसके द्वारा आप समझ पाइएगा कि नातेदारी व्यवस्था यानी किसे कहेंगे। ठीक है, पहले बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, चार्ल्स विपिन ने संगोत्र यानी नातेदारी, चार्ल्स विपिन जो थे संगोत्र यानी नातेदारी के बारे में परिभाषित करते हुए कहा, क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि संगोत्तर व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, यानी आपको जो संबंध में हैं आप, उसमें क्या होता है, आपको समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तभी आप उस समाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या है, समाज और मान्यता प्राप्त संबंध आ सकते हैं। ठीक है, मान्यता प्राप्त संबंध मतलब कि मान लीजिए किसी आप गोद लिया बच्चा, उसको तो समाज मान्यता देगा। ठीक है, मान्यता प्राप्त संबंध जो अनुमानित और वास्तविक, अनुमानित मतलब जैसे अभी मैंने चर्चा किया कि जैसे गोद लिया बच्चा हुआ, भाई हुआ, धर्म बहन हुई, उसी तरह अनुमानित जो समाज के द्वारा अनुमानित और वास्तविक यानी वास्तविक जिस वंश में है जो रक्त संबंधित है, तो वास्तविक आपका जो वंश है संबंधों पर आधारित है। कौन कहता है, चार्ल्स विपिन कहते हैं कि ये स्कीम की परिभाषा। उन्होंने क्या कहा कि संगोत्र व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हैं। दूसरी परिभाषा क्या है, रेडफील्ड बॉन्ड की, क्या है, रेडफील्ड बॉन्ड क्या कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए, क्या है, नातेदारी जो व्यवस्था है सामाजिक उद्देश्य यानी समाज का जो उद्देश्य है के लिए स्वीकृत वंश संबंध, क्या है, समाज का जो उद्देश्य है उसके लिए जो स्वीकृत वंश जो है, जो आप समाज के द्वारा उस वंश को जो स्वीकृत प्रदान किया गया है, जो कि सामाजिक संबंधों से परस्पर संबंधों पर, जो कि सामाजिक संबंध, यहाँ पे बोला सामाजिक में जो संबंध होते हैं उस पर परंपरा संबंधों पर, पारस्परिक क्या है, परंपरागत संबंधों पर आधार है। क्या कहते हैं रेडफील्ड बॉन्ड कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश यानी स्वीकृत वंश हो, ठीक है, संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परमात्मक संबंधों का आधार, ये कौन कहते हैं, रेडफील्ड बॉन्ड। और तीसरी पेज पर चले आते हैं, रॉबिन फोक्स ने उनको सरल भाषा में, उन्होंने नातेदारी को क्या क्या सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक अथवा काल्पनिक, क्या कहा, वास्तविक स्वजन यानी अपना जो वंश होता है वो, या वास्तविक या काल्पनिक, क्या काल्पनिक जैसे वही मैंने अभी चर्चा की उसके बारे में कि गोद लिया बच्चा धर्म भला जो भाई होता है इसकी भी चर्चा की। ठीक है, क्या है, समरसता वाले व्यक्तियों का संबंध है। क्या कहा इन्होंने कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अपने रिश्तेदार अथवा वास्तविक अथवा कल्पित, क्या है, समरक्त वाले व्यक्तियों से संबंध से क्या कहा, नातेदारी कहा गया। ठीक है, अब क्या है नातेदारी, यहाँ इन परिभाषाओं यानी अभी जितने भी 3 परिभाषाओं की जो मैं चर्चा उनके आधार पर आपको क्या पता चलता है कि नातेदारी उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनका हमारा संबंध वंशावली आधार पर। इन्होंने क्या कहा भाई, इन जो परिभाषा आधार पर क्या कहा गया कि नातेदारी जो व्यवस्था है उन व्यक्तियों के सम्मिलित जिसका संबंध हमारा वंशावली आधार, क्या है, उन व्यक्तियों का रक्त संबंध जो हमारे वंशावली के आधार पर है, ठीक है, होता है। और वंशावली संबंध परिवार से पैदा, वंशावली कहाँ से पैदा होता है, परिवार से पैदा, बिना परिवार के तो वंशावली की पैदा नहीं होगी, ये वंशावली की शुरुआत ही होती है परिवार। ठीक है, परिवार से पैदा होते हैं, परिवार पर ही निर्भर है, कभी कभी वे संबंध समाज द्वारा स्वीकृत कर लेते हैं जो जैविक नहीं। अब क्या होता है, कुछ जो संबंध होते हैं जो नातेदारी में आते हैं वो समाज द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन वो जैविकीय नहीं होते हैं। जैसे दत्तक पुत्र हुआ, धर्म भाई धर्म बहन जो बोला गया है, जैसे जैविकीय नहीं होते माने जाते। जैसे गोद लिया हुआ पुत्र पुत्री, ठीक है, धर्म भाई
धर्म बहन इत्यादि। ठीक है, इस चैप्टर मैंने जो बताया आपको नातेदारी के बारे में, उसकी परिभाषा को और बताया, उनके अर्थ के बारे में। इसके बाद में जो दूसरा वीडियो डालूंगी वो नातेदारी के प्रकार के बारे में, क्या होगा, नातेदारी का जो प्रकार है, किस तरह से नातेदारी आगे बढ़ती है। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।